गाड़ी जल्दी साफ करो, मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से मिलने जाना है। मैं चचा की बात सुनकर दिल में हंस दिया। अब्बा की वफ़ात के बाद चचा ने मुझे जायदाद से बेदखल करके हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया था और मुझे हवेली में मुलाजिम रख लिया था। वो दादा की वसीयत बदलने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील से मिलना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जिस वकील से वो मिलना चाहते हैं वो असल में मैं ही था। लेकिन जब वो कचहरी पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया लौटना कैसा होता है, ये कोई मुझसे पूछता। जब आपके सारे ख्वाब अपनी आंखों से छीन लिए जाएं, तब आप कैसे कुर्ब से गुजरते हैं। उस वक्त मैं ऐसे ही कुर्ब से गुजर रहा था। मेरे अपने करीबी मुझे छोड़कर चले गए थे। और जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा मान था, सबसे ज़्यादा एतबार था, उन्होंने मेरे सारे एतबार को चकनाचूर कर दिया। क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि इंसान अपने करीबी रिश्तों को भी भूल जाए, अपनी इंसानियत के मकाम से गिर जाए। गम और तकलीफ़ ने मुझे अधमुआ कर दिया था। मैं जो जागती आंखों से ख्वाब देखने का आदी था, हमेशा अब्बा के पैसों पर ऐश करता रहा था। बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, ज़िंदगी को कभी संजीदगी से नहीं लिया था। जब मैं मुलाजमों के साथ बुरा सलूक करता था तो अब्बा मुझे कैसे डांटते थे। अरे अमजद, ये क्या तरीका है किसी इंसान से बात करने का। फ़ौरन माफ़ी मांगो, उससे बदतमीज़ी की तुमने, दिल दुखाया गरीब इंसान का। तब मैं जज़ब होकर रह जाता। अब्बा अब मेरे साथ ज़्यादती करें। वो हवेली का मुलाजिम है, एक आम सा आदमी है। अब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब्बा गुस्से से उठकर अपनी जगह से खड़े हो जाते और मेरे सर पर ज़ोर से चिपट लगाते थे। वो मुलाजिम है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। हो सकता है ऊपर वाले के यहाँ उसका रुतबा तुमसे ज़्यादा बुलंद हो। खबरदार अगर तुमने किसी मुलाजिम से दोबारा बदतमीज़ी की तो। और हर बार मैं भूल जाता था। हर बार अब्बा मुझसे माफ़ी मंगवाते और मैं दिल ही दिल में बेचुताब खाते हुए उनकी बात पर अमल कर लेता था। मुझे चचा बहुत अच्छे लगते थे। चचा मेरे ही हम मिजाज थे। हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों के अदात व मिजाज एक ही जैसे थे और हम दोनों को ही अब्बा की बातों और उनके फैसलों से शदीद इख्तलाफ रहता था। अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप को मेरे अलावा किसी औलाद से नहीं नवाजा था। उन दिनों अम्मा ने चचा की अपनी मैके की एक लड़की के साथ शादी कर दी थी, जो कि बहुत शरीफ, सीधी सादी, सर झुका कर रखने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। चचा का रवैया उसके साथ बहुत ख़राब था। चचा को तेज़ तरार और पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थी और अम्मा ने अपनी जैसी लड़की के साथ उनकी शादी करवा दी थी। चचा का चिड़चिड़ा होना बनता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत ज़हीन था। जो चीज़ें एक बार देख लेता वो मेरे ज़हन में नक्श हो जाती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार जब मेरे टेस्ट हुए तो मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, मगर फिर भी मेरे 10वीं क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल खड़ा हुआ। चचा की देखा देखी मैं भी छोटी उम्र में ही आवारा कर दूँ और शिकार जैसी सरगर्मियों में मशगूल रहने लगा था। उस रात मैं देर से वापस आया तो अब्बा मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम? आधी रात हो गई और अब घर आ रहे हो? अब्बा मैं दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए गया था। तब अब्बा ने अपनी छड़ी उठा ली थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा था। ऐसे में चचा हमारे बीच आ गया। चचा ने मेरी तरफदारी की थी, इसीलिए मेरा दिल उनकी तरफ हमकने लगा था, जबकि अब्बा गुस्से में चिल्लाए जा रहे थे। तुम इसकी गलत तरफदारी मत किया करो। मैं जानता हूँ कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। ये गलत किस्म के दोस्तों में उठने बैठने लगा है। इसे ज़रा अपना और अपने माँ बाप का ख्याल तक नहीं है और तुम भी इसकी तरफदारी करके इसे बिगाड़ रहे हो। उस वक्त मुझे चचा पर बहुत प्यार आया था। वो मुझे मेरे कमरे में लेकर आ गया। उन्होंने ही मुझे किचन से लाकर खाना दिया और फिर अगले कई दिन तक मैं अब्बा से रूठा रूठा रहा था। अब मैंने शहर में दाखिला ले लिया था और शहर में पढ़ने लगा था। शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट अब्बा ने मुझे लेकर दे दिया था। उन्हें मेरा हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। वो तो मेरे साथ किसी मुलाजिम को भेजना चाहते थे, मगर मैं जानता था कि मुलाजिम का मतलब था हर वक्त निगरानी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँ, हर एक चीज़ की उस मुलाजिम को खबर होती और वो अब्बा को बता देता, जो कि मैं किसी सूरत भी गवारा नहीं कर सकता था। मैं ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहता था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी से लौट रहा था जब मुझे घर से कॉल आई थी, जिससे सुनकर मैं कितनी देर तक कुछ बोल ही नहीं सका था। अम्मा अब्बा मुझसे मिलने के लिए शहर आ रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों ही जाँ बहक हो गए थे। ये खबर सुनकर तो कितनी देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं सका था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे रोशन दिन हो सकता था, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के एक अहम इम्तहान में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। मैं शहर के अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा अब्बा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। वो हमेशा की तरह मुझे मुबारकबाद देने वाले थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, मगर दूसरी तरफ अब्बा की पुरजोश आवाज़ नहीं, बल्कि एक अजनबी की सर्द और लर्ज़ा खेज़ आवाज़ थी। क्या आप चौधरी अमजद के बेटे बोल रहे हैं? आपके वालदैन की गाड़ी को एक मोटर पर हादसा पेश आया। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मैं कितनी देर तक साकित बैठा रहा। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरे सर से वो साया उठ गया था जिसने मुझे कभी कड़ी धूप नहीं लगने दी थी।
मैं जब गांव पहुंचा तो हवेली के दरो दीवार मातम कर रहे थे। जनाजे उठे, तदफीन हुई। उसके साथ ही मेरी वो ज़िंदगी भी दफन हो गई जिसमें मैं एक लाडला शहज़ादा था। वालदैन के इंतकाल को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि चचा, जो कभी मेरे सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे, उनके तेवर बदल गए। एक शाम वो मेरे पास आए। उनके चेहरे पर झूठी हमदर्दी के नकाब थे। अमजद बेटा, तुम्हारे अब्बा पर शहर के बहुत से लोगों का कर्जा है। अब वो लोग हवेली पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो, ताकि मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा मुहाफिज बन सकूं और ये जायदाद बचा सकूं। मैं जो गम की शिद्दत में डूबा हुआ था, मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा अपना खून मुझसे गद्दारी करेगा। मैंने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए। चंद दिन बाद जब मैंने चचा से जेब खर्च मांगा तो उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। कैसा खर्चा? अब इस घर की एक एक ईंट मेरी है। तुम यहाँ सिर्फ एक यतीम की हैसियत से रह रहे हो, और अगर यहाँ रहना है तो नौकर बनकर रहो, वरना बाहर की गली तुम्हारा इंतज़ार करिए। मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो जायदाद की मुंतकिली के कागजात थे जिन पर मैंने नादानी में दस्तखत किए थे। चचा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उनकी नई बीवी बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर थी। वो दोनों मिलकर मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते। मुझे हवेली के इस्तबल के पास एक बुसीदा कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। वो हाथ जो कभी कीमती कलम पकड़ते थे, अब भैंसों का गोबर उठाने और हवेली की सफाई करने पर मजबूर थे। चचा ज़रा सी बात पर मुझे बेल्ट से मारते। जब मेरी पहली चची, जो निहायत नेक खातून थी, मुझे बचाने आती तो चचा उन्हें भी धक्के देते और बुरा भला कहते। चची मेरे लिए छुप कर खाना लाती और मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखती। वो कहती, अमजद बेटा, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बहुत अरमानों से पाला था। तुमने उनका नाम रोशन करना है। ये जुल्म आर्जी है। चची ने ही मुझे अपनी छुपी हुई रकम से किताबें खरीद कर दी और मेरी फ़ीस अदा की। मैं सारा दिन मुशक्क़त करता और रात को छुप कर लालटीन की रोशनी में कानून की किताबें पढ़ता। चचा मुझे शहर में माल बेचने भेजते। मैं वहाँ अपना काम जल्दी ख़त्म करके खामोशी से कॉलेज के पेपर्स दे आता। ये एक कठिन जिंदगी थी, मगर मेरे अंदर बदले की आग और कुछ बनने का जुनून सर्द नहीं हुआ था। आखिरकार एक रात जब चचा ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, तो चची ने फैसला किया कि अब मेरा यहाँ पर रहना ख़तरे से खाली नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी तमाम तर जमा पूंजी दी और कहा, भाग जाओ अमजद, शहर जाकर अपनी किस्मत बदलो। मैं उस रात भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर में मेरी ज़िंदगी एक नई जद्दोजहद से शुरू हुई। मैंने होटलों में बर्तन धोए, सड़कों पर सोया, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने कानून की डिग्री मुकम्मल की और शहर के एक चोटी के वकील के पास प्रैक्टिस शुरू की। चंद ही सालों में मैंने अपनी जहानत से एडवोकेट अमजद खान के नाम से अपनी पहचान बना ली। कामयाब होने के बाद मेरे दिल में एक अजीब ख्वाहिश जागी। मैं चचा को उनके जुल्म का एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। मैंने अपना हुलिया बदला, पुराने कपड़े पहने और कई सालों बाद दोबारा अपने गांव की दहलीज पर कदम रखा। मैं चचा के सामने गया। वो मुझे पहचान न सकी। मैंने उससे कहा, चचा जान, मैं शहर गया था, वहाँ बड़ी मुश्किलें काटी, अब वापस आया हूँ ताकि आपकी खिदमत कर सकूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने पास काम पर रख लें। चचा ने तंजिया कहका लगाया। अच्छा, तू शहर की हवा लग गई और अब वापस आ गया? ठीक है, इस्तबल खाली है, वहीं जाकर काम करो। मैं दोबारा वही काम करने लगा जो बरसों पहले करता था। मैंने जानबूझकर अपनी शिनाख्त छुपाए रखी। मैं देख रहा था कि चचा अब बूढ़े हो गए हैं और वो अपनी तमाम नाजायज़ जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहते हैं। लेकिन जायदाद के कागजात में कुछ ऐसी खामियां थी कि कोई मकामी वकील उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने चचा को परेशान देखा। वो अपने बेटे से कह रहे थे, हमें शहर के उस बड़े वकील एडवोकेट अमजद खान से मिलना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाती है। वही तुम्हारे नाम पे ये जायदाद मुंतकिल करवा सकता है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। चचा ने मुझे बुलाया और कहा, ए लड़के, गाड़ी तैयार कर, हमें शहर जाना है एक बहुत बड़े वकील से मिलने। मैंने जी हुजूरी की और ड्राइवर बनकर उन्हें उनके ख्वाबों के वकील के पास ले जाने लगा। शहर पहुंचकर मैंने उससे कहा, चाचा जान, आप यहाँ रुके, मैं पहले जाकर वकील साहब से वक्त ले लूँ। मैं तेज़ी से दफ्तर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अपना सूट पहना, बाल ठीक किए और अपनी मखसूस शाहाना कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि बाहर मौजूद लोगों को अंदर भेज दिया जाए। जब चचा और उनका बेटा दफ्तर में दाखिल हुए तो वो दफ्तर की शान शौकत देख कर ही सहम गए। मैंने अपनी कुर्सी घुमाई और उनके सामने देखा। चचा की नज़रें जब मुझ पर पड़ी तो वो जैसे पत्थर के हो गए। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। हाथों में पकड़ी फाइल फर्श पर गिर गई। तुम अमजद, तुम यहाँ? उनकी आवाज़ हलक में फंस गई। मैंने निहायत सुकून से कुर्सी पर टेक लगाई और कहा, जी चचा जान, आप जिस बड़े वकील से मिलने आए थे, वो वही लड़का है जिसे आपने यतीम कहकर धक्के दिए थे, जिसे आपने नौकर बना कर रखा था। आपको क्या लगा था कि आप मेरा रिस्क छीन लेंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा?
रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है। आपके जुल्म ने मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि फौलाद बना दिया है। आज आप इसी जायदाद को बचाने के लिए मेरे पैरों में आए हैं, जो आपने मुझसे ही छीनी थी। चचा की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये आंसू नदामत के थे, या अपनी बर्बादी के खौफ के। मैं नहीं जानता था उनका बेटा जो कभी मेरा मजाक उड़ाता था, अब ज़मीन में धंसने की कोशिश कर रहा था। चचा ने कांपते हाथों से मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। चचा जान, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ उस दिन जब मैंने घर छोड़ा था, लेकिन कानून आपको माफ़ नहीं करेगा। मैंने वो तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि आपने किस तरह धोखे से मेरे दस्तखत लिए थे। अब ये जायदाद भी जाएगी और आपको अपने किए का हिसाब भी देना होगा। चचा और उनका ख़ानदान हवेली से बेदखल कर दिया गया। गो कि ऐसा करते हुए मेरा दिल ज़ख्मी हुआ था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस घर से उन्हें बेदखल करूं, मगर जब उनका बीता हुआ रवैया याद आया तो मैं ये सख्त फैसला करने पर तैयार हो गया। मैंने अपनी मोहसिन चची को अपने साथ शहर मुंतकिल कर लिया और उन्हें वो तमाम खुशियाँ दी जिनकी वो हकदार थी। चची की कोई औलाद नहीं थी। मैंने उनका औलाद बनकर उनकी खिदमत करने का फ़ैसला कर लिया था। चचा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर अब वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। वो अब उसी गांव के एक छोटे से मकान में कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ वो कभी बादशाह बने बैठे थे। जिस गांव के वो फैसले करते थे, जिस गांव के लोगों को वो कमतर कीड़े मकोड़े समझते थे, आज वो उन्हीं के दरमियान उन्हीं की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन चची मुझे कहने लगी कि क्या ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा? क्या तुम अपने चचा को कभी माफ़ नहीं करोगे? तब उनकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया था। मैं उन्हें सिर्फ नसीहत देना चाहता था, एक सबक देना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो यहीं रह जाने वाला है। आज अगर आपके हाथ में कुछ है तो कल आप खाली हाथ में रह जाएंगे। वक्त का पहिया एक बार ज़िंदगी में घूमता ज़रूर है, और जो एक बार ऊपर आता है वो एक बार नीचे भी ज़रूर जाता है। चची की पसंद से मैंने एक लड़की से शादी कर ली थी। मैंने हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था, और बाद में चचा को भी माफ़ कर दिया था। जिस दिन मैं उन्हें हाथ पकड़ कर वापस हवेली में लेकर आया तो उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तब मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे माँ बाप की रूह मुझे दूर खड़ी देखकर मुस्कुरा रही हो, जैसे मेरे इस फैसले से उन्हें भी तमानियत का एहसास हुआ हो। ये कहानी सिर्फ मेरी कामयाबी की नहीं बल्कि उस रब की अदालत की है, जो कभी देर तो कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता। मैंने साबित कर दिया कि मेहनत, सच्चाई और सब्र का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, मगर उसकी मंजिल नहायत हसीन होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें।